नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी कंपनी फाइजर के बारे में। इसमें मैं आपको रेड अलर्ट देना चाहता हूं क्योंकि कल इसमें भारी गिरावट संभव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फाइजर के बारे में और साथ ही साथ ये रेड अलर्ट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं गूगल पर, जहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फाइजर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस $35 के आसपास चल रहा है, जो कि 8.31% नीचे है। यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 8% से भी ज़्यादा ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा नीचे क्यों गया है फाइजर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से स्टॉक इतना नीचे चला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से फाइजर में इतनी बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स दिए। क्या है वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, उसके बारे में भी बात करते हैं कि फाइजर कंपनी ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में एक इब्रांस नाम की दवाई बना रही थी, जो कि अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट में काम आने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइजर ने जो दवाई बनाई है वो अर्ली ट्रीटमेंट्स में इतनी ज़्यादा काम नहीं आने वाली, लेकिन लेटर स्टेज में काम आने वाली है। इस वजह से फाइजर के प्राइस में बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि अर्ली स्टेज में दवाई बनाने से उन्हें $multi मार्केट में एंट्री लेने का मौका मिलेगा, जो वो मौका चूक गए हैं। बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, इसके कारण फाइजर में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो अभी बात करते हैं कि कैसा है इसका वैल्यूएशन, कैसी कंपनी है फाइजर। तो आप देख सकते हैं फाइजर लिमिटेड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4017 रुपीज़ के आसपास, जो कि 0.52% नीचे। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो वो है बियरिश। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो 18,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पीई रेशियो है 35.65 और इंडस्ट्री का पी है 31.29। प्राइस टू बुक की बात करें तो 6.1 का प्राइस टू बुक रेशियो है। डिविडेंड यील्ड है 0.56 और डिलीवरेबल्स 56% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से महंगा दिखाई दे रहा है और प्राइस टू बुक भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव दिखाई देता है, लेकिन डिलीवरी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर हमें कैसी मूवमेंट दिखाई देती है। तो अब हम आ चुके हैं फाइजर के चार्ट्स पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फाइजर 4200, 4100, 4000, 3900 इन चार लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये न्यूज़ आने के कारण भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमें देखा कि 8% से भी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है। अगर सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है, इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है, जो कि दिखाई देगी ही, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जैसा हुआ है वैसा यहाँ पर भी होगा ही, क्योंकि कंपनी एट लास्ट सेम ही है, भले ही स्टॉक एक्सचेंज अलग है। तो अगर सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है तो 8% या 10% की गिरावट होती है तो हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। हमने देखा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और अगर इतनी गिरावट होती है तो यहाँ से कम 300 रुपये की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3700 तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 4000 रुपीज़ के आसपास। और अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के बारे में बात करें तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, जो कि है 3500 के लेवल के आसपास। यहाँ पर इसने पहले भी एक बार सपोर्ट लिया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और स्टॉक 5000 रुपीज़ के आगे निकल गया था। तो मेरा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट है 3500 बहुत ही तगड़ा है, इसलिए इस सपोर्ट पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल पर एक सपोर्ट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना दमदार स्टॉक है फाइजर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे खासे रिटर्न्स इसने हमें जनरेट करके दिए हैं। स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। एक बार इसमें एक ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं था। इसने अपने 50 मंथ्स के ईएमए पर सपोर्ट लिया था और स्टॉक वापस ऊपर जाने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डीप करेक्शन कभी भी देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए ऐसे कंपनी में हमें इतनी गिरावट देख के घबराना नहीं चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर्स बताऊँगा जिसमें हमें कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं MACD के बारे में।
तो आप देख सकते हैं कि MACD ने हमें कई समय पहले इसमें बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है, यानी कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, अपने 5000 के लेवल से ये गिरावट दिखा रहा है। अब देखते हैं MFI की सिचुएशन क्या बनी हुई है, यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स हमें क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स में 19.11 का नंबर आ चुका है, यानी कि ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से। अब देखते हैं RSI की सिचुएशन कैसी है। तो आप देख सकते हैं RSI का नंबर है 34.48, वो भी कॉन्स्टेंटली नीचे ही जाता जा रहा है, बहुत तेज़ी से ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि इसमें पिवट लेवल में कौन से लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पिवट लेवल जो हमें दिखाई दे रहा था ग्रीन लाइन, वो था 4100 के आसपास, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वो सपोर्ट हमें टूटता हुआ नज़र आ गया है। अब देखते हैं कि इसमें बॉलिंजर बैंड में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये अपने अपर बैंड को टच किया था उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी हुई है, और अपना जो लोअर बैंड है वो है 3850 के आसपास। जितनी गिरावट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हुई है वो हिसाब से ये लेवल भी आराम से टूटता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर बात करें पोजीशन के बारे में, तो मेरा मानना है कि अगर आपने बहुत ही ऊपर पोजीशन ली है, भले ही आपने 5000 के ऊपर भी पोजीशन ली है, तो मैं आपको एग्जिट की राय तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और वो भी पैनिक में कभी भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 8% नीचे गिर गए और आप पैनिक में एग्जिट करते हैं, तो ये मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगा। ऐसा पैनिक में एग्जिट मत कीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और मेरा मानना है कि अगर ये कल 8% या 10% गिरती भी है तो इसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। हमने देखा कि स्टॉक अपने 200 डेज़ के EMA के आसपास ऑलरेडी खड़ा है, और अगर 10% की गिरावट इसमें आती है तो अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि पहले भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जब 200 डेज़ के EMA के नीचे गया था स्टॉक, और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, और अगर आपने पहले से बाइंग की हुई है तो इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने नीचे बाइंग की है तो मेरा मानना है इसमें होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। फ्रेश बाय के लिए मैंने आपको बता दिया कि कल अगर ये फिर से 8% या 10% गिरता है तो इसमें कम से कम एक लॉट आप ले लीजिए। सपोज आपको 10 शेयर्स इसके कलेक्ट करने हैं, तो उसमें से 1 या 2 शेयर्स आप कल, या 3 शेयर्स भी मैं कहूँगा एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे प्राइस पर ये आपको कल अवेलेबल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।